हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है, अब कल हमारा एग्ज़ाम है और हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है। तो इसी के लिए हमने हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन कराने का निर्णय लिया है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इससे आपका पूरे सिलेबस का रिविज़न हो जाएगा। तो बॉटनी में अभी तक हम लोगों ने 10 टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। आज जो हमारा 11वां टॉपिक है, वो शुरू होगा आवृत्तविजी आंत्रिकी से। ठीक है, आवृत्तविजी आंत्रिकी से आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। इसके पहले के सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पे जाइए और उनको भी ज़रूर देखिए। आज हम पढ़ेंगे आवृत्तविजी आंत्रिकी से सारे क्वेश्चन। ठीक है, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म से 10 क्वेश्चन और उसके आगे के सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग को ये मेथड, ये तरीका पसंद आया हो। इसी तरह हम जूलॉजी का भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें फ्लोएम एवं जाइलम के बीच कैम्बियम उपस्थित है? तो कौन सा है जिसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच कैम्बियम उपस्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइकॉट स्टेम। द्विबीजपत्री तने में जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम उपस्थित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यानी 3 गलत हैं, एक सही है। कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो ऑप्शन सी। अब देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन, बहुत ज़्यादा विस्तृत करके पढ़ने का टाइम नहीं है। इन सारे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर आपको इसी चैनल पे करवा दिया गया है। केवल छूटा हमारा एक चैप्टर, वो छूट गया है, उसको हम जो है अगर आप चाहेंगे तो बाद में करवा देंगे। बाकी इन सबको करवा दिया गया। अब हम केवल क्वेश्चन देखेंगे और आंसर मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। कौन सा सुमेलित है? तो बरगद जो है, बनियान ट्री, ये प्रॉप रूट इसमें पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रॉप रूट होता क्या है? तो ये वायवीय अपस्थानिक जड़ें होती हैं। ये कैसी होती हैं? वायवीय अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होती है? किस पादप में लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्लेरन कायमा, जिसे दृढ़ ऊतक कहा जाता है। इसमें लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष बेलामन ऊतक इन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जो बेलामन टिश्यू होता है वो किस में पाया जाता है? तो बेलामन टिश्यू जो है वो आर्किड प्लांट में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसमें पाया जाएगा? आर्किड में। बेलामन है क्या? तो ये एक स्पंजी बहुस्तरीय अधिचर्म है जो कुछ एक अधिपादों या अधिपादों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये किसमें पाया जाता है? उसमें आर्किड में। बेलामन कोशिकाएं पाई जाती हैं। बेलामन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आर्किड के वायवीय जड़ों में पाई जाती हैं। एल्टीग्रेड, पीजीटी और पीसीएस तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आर्किड के वायवीय जड़ों यानी एरियल रूट ऑफ आर्किड में बेलामन टिश्यू पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्किड की जड़ें में बेलामन व्युत्पन्न होता है, किससे होता है? तो जड़ के डर्मेटोजन से, डर्मेटोजन ऑफ रूट से आर्किड जड़ के बेलामन व्युत्पन्न होता है डर्मेटोजन ऑफ रूट से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्किड अधिपादप होते हैं। ये अन्य पौधों की सतह पर उगते हैं, जिससे ये सूर्य से प्रकाश के संपर्क में आ जाएं और प्रकाश संश्लेषण कर सकें। आर्किड में 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, एक चिपकी, एक बेलामन। चिपकी जो होती है ये एपीफाइट को अन्य पौधे से जोड़ने में मदद करती हैं, और बेलामन जो होती हैं ये जड़ों में विशेष ऊतक होते हैं जिन्हें बेलामन ऊतक कहा जाता है। ये जड़ के डर्मेटोजन के फलस्वरूप व्युत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों में भोजन का स्थानांतरण कहाँ होता है? तो पुष्पीय पौधों में भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। बिखरे हुए सम्मोहन पूल निम्नलिखित में से किसके तने की विशेषता है? तो बिखरे हुए सम्मोहन पूल यानी कि जो वैस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं, वो मोनोकॉट की विशेषता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसकी विशेषता है? मोनोकॉट की। अब यहाँ से ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी के 10 क्वेश्चन देखेंगे। आई होप सो ये मेथड आप लोग को पसंद आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करिएगा, और इसको अगर विस्तृत से किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो सारे टॉपिक वाइज जो है आपको कवर कराए गए हैं, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों में से उनके लिए उपयोग किए जाने वाले भाग को मैच करिए, यानी किसका कौन सा भाग यूज किया जाता है। सबसे पहले चाय दिया है, चाय की पत्ती यूज की जाती है, हम सभी को पता है। चाय मैच हो जाएगा लीफ से। 1 का 4। फिर दिया है कॉटन,
कॉटन का यूज क्या करते हैं, रुई का यूज क्या करते हैं, तो रुई बीज के खोल के रोम से बनती है, यानी सीट कोट हेयर से बनता है। उसके बाद गुगुल है, तो गुगुल किससे बनता है, तो गुगुल जो है ये एक गोंद है और कॉफ़ी बीज से तैयार की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चाय पत्ती से, रुई बीज खोल रोम से, गुगुल रेजिन यानी गोंद से, और कॉफ़ी जो है वो बीज से तैयार की जाती है। अगला दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है जीरा तथा धनिया मसाले देने वाले पादप हैं। जीरा तथा धनिया मसाला देने वाले पादप हैं, दोनों में फल का उपयोग होता है। कौन सा सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 मिनट रुक जाइए, ऑप्शन बी। ए सही है, बी गलत है। ठीक है, जीरा एक शाकीय पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम क्यूमिनम साइनिमम है या एपेसी कुल का पौधा है। इसके बीजों को काट कर पीस कर मसालों के रूप में तैयार करते हैं। जबकि धनिया जो है ये एक शाकीय पौधा है। ठीक है, ये पादप नहीं है। अगला, इंडिकोफेरा टिक्टोरिया पौधे के किस भाग से नील प्राप्त किया जाता है, तो इंडिकोफोरा टिक्टोरिया के पत्तियों से नील प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। व्यावसायिक जूट तंतु होते हैं, द कॉमर्शियल जूट फाइबर आर। कॉमर्शियल जूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉमर्शियल जूट क्या होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर होते हैं। व्यावसायिक जूट के रेशे प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है फ्लोएम से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर से। व्यावसायिक जूट को कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे में जूट का रेशा प्राप्त होता है, तो जूट का रेशा अभी हम लोगों ने देखा था, इसी को कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस कहा जाता है। यहाँ से जूट का रेशा प्राप्त होता है, या फिर जूट का रेशा प्राप्त होता है कॉर्कोरस ओलिटोरियस से। ओलिटोरियस से भी जूट जो है जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं, बास्ट रेशे कहाँ से, इसी को जूट का रेशा कहा जाता है। बास्ट रेशे को ये प्राप्त होता है कार्कोरस से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक इमारती लकड़ी देने वाला पौधा नहीं है, यानी 3 जो है ये इमारती लकड़ी देते हैं, एक नहीं देता है। पहला दिया मोरिंगा ओलिफेरा, टेक्टोना ग्रैंडिस, मैंगीफेरा इंडिका, डलबर्जिया सीसो। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है टेक्टोना ग्रैंडिस, इसी को आप जो है 1 मिनट रुक जाइए, ये टीक का साइंटिफिक नाम है और ये एक टिम्बर है, मतलब ये लकड़ी देता है। उसके बाद मैंगीफेरा इंडिका आम को कहते हैं। डलबर्जिया सीसो ये शीशम का वनस्पतिक नाम है। इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा मोरिंगा ओलिफेरा, ये टिम्बर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा नहीं है, मोरिंगा ओलिफेरा टिम्बर नहीं है। अगला, लेक्टस सेल अकर्स इन, क्षीर कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेक्टस सेल किस में पाई जाती हैं, तो ये बार्क में, छाल में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रायः दुधिया रंग का द्रव होता है जिसमें प्रोटीन 90% होता है और इन्हीं से जो है रबड़ प्राप्त किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में पहला क्वेश्चन, स्कूटेलम है। स्कूटेलम क्या है, पुष्प का एक भाग है। एंडोस्पर्म का एक भाग है। द्विबीजपत्रियों का बीजपत्र है या घास का बीजपत्र है। तो स्कूटेलम जो है ये है घास का बीजपत्र, यानी कॉटिलिडन ऑफ ग्रास। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्कूटेलम क्या है, कॉटिलिडन ऑफ ग्रास है। स्कूटेलम का बीजपत्र जो भ्रूण और एंडोस्पर्म के बीच स्थित होता है या भ्रूण पोष के पाचन और अवशोषण के लिए विशिष्ट है। और ये है क्या, तो ये घास का बीजपत्र है। अगला क्वेश्चन, एक पुष्प के एपोकार्पस अंडाशय में होता है। एक पुष्प के एपोकार्पस अंडाशय में क्या होता है, तो बहुत से अंडक मगर स्वतंत्र, यानी कि मेनी कार्पेल होते हैं लेकिन ये फ्री होते हैं। एक पुष्प के एपोकार्पस में बहुत सारे कार्पेल पाए जाते हैं लेकिन फ्री रूप से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुक्त केंद्रों से युक्त एंडोस्पर्म निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। मुक्त केंद्रों से युक्त यानी कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है, ये नारियल में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नारियल में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बीज के अंदर एक ऊतक है जो निषेचन के बाद प्रकट होता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल है, यानी कौन सा फॉल्स फ्रूट है। तो हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एप्पल को फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्त बीजों में मादा युग्मोद्भिद के बारे में सही नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है। पहला दिया है कि मादा युग्मोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म में 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल, 8 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। एग अपर्चर इज लोकेटेड नियर माइक्रोपॉयलर एंड, बिल्कुल सही जवाब है। एंटीपोडल सेल आर लोकेटेड एट चैलिजा एंड, बिल्कुल सही बात है। आर टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी इज 6 सेल्ड, ये गलत हो जाएगा। कितने होते हैं, तो उसमें सेल कितने होते हैं, तो इसमें 8 न्यूक्लियड होते हैं जो 3 सेटों में विभाजित होते हैं, और इसमें 6 सेल नहीं बल्कि 7 सेल होते हैं। कितने सेल होते हैं, 7 सेल होते हैं। 7 सेल 8 न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियाई 8 न्यूक्लियाई। अगला, पॉली एम्ब्रियोनी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, पॉली एम्ब्रियोनी पहली बार किस में ऑब्जर्व किया गया, तो सिट्रस में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पॉली एम्ब्रियोनी पहली बार सिट्रस में जो है ऑब्जर्व किया गया था। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो नारियल का जो खाने योग्य भाग है उसे सीड एंड एंडोस्पर्म कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नारियल एक ड्रूप फल है जिसमें रेशेदार भाग मेसोडर्म और कठोर परत को एंडोडर्म कहते हैं, और इसका जो खाया जाता है वो सीड और एंडोस्पर्म होता है, बीज और भ्रूणपोष। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 3 गलत है, 1 सही है। के फोर फ्यूज टैपल्स, 4 संयुक्त परिदल, गलत हो जाएगा। एक ही सही है इसमें, तो उसमें ऑप्शन सी सही है। फोर फ्यूज्ड पेटल्स पाए जाते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक फूल की सभी पंखुड़ियां सामूहिक रूप से कोरेला के रूप में जानी जाती हैं, और इसी को सी के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है। When pollen grain tube enter through the integument is called, क्या कहलाएगी, तो वो मीजोगैमी कहलाएगी। जब इंटूगमेंट से होकर पॉलन ट्यूब गुजरेगी तो वो मीजोगैमी कहलाएगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोलॉजी। हम लोग साइटोलॉजी के 10 क्वेश्चन देखेंगे। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति, लवक, सेंट्रियोल या फिर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रियोल। यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और एनिमल सेल में जो इसका अरेंजमेंट होता है ये 9+2 से बना होता है। बाकी सेल वाल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये तीनों एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है। सभी पादप कोशिकाओं में क्या नहीं मिलता, तो सेंट्रियोल जो है वो पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग पादप अंग में नहीं पाया जाता, तो अभी हम लोगों ने देखा सेंट्रियोल जो है ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अगर पूछा जाए सेंट्रियोल की खोज किसने की, तो सेंट्रियोल की खोज 1888 में टी बोवेरी नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी, टी बोवेरी नाम की। ये सेंट्रियोल होता क्या है, यह बेलनाकार कोशिकांग है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, और ये यूकैरियोटिक एनिमल सेल में मौजूद होता है। इसमें वो नहीं होता, प्लांट सेल में नहीं होता है। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, तो सेंट्रियोल पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का एक घटक नहीं है। फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, प्रोलीन या फिर कोलेस्ट्रॉल, यानी कौन सा वो घटक है जिससे कोशिका झिल्ली नहीं बनती है। तो कोशिका झिल्ली 3 घटकों से मिलकर बनती है, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तो इसका जो घटक नहीं है वो प्रोलीन नहीं है। ठीक है, लिपिड इसमें पाया जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड में भी 3 प्रकार के लिपिड, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। कोशिका झिल्ली कितने घटकों से मिलकर बनती है, 3। पहला हो गया लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लेकिन लिपिड भी 3 प्रकार से बनती है, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और प्रोलीन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीनोजेनिक अमीनो अम्ल है। अगला क्वेश्चन, हैच स्केल चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक स्वीकारकर्ता कौन सा है। हैच स्केल चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करता है,
तो फास्फोनाइल पायरुविक अम्ल जो है ये इसको एक्सेप्ट करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को हैच स्केल पाथवे को C4 साइकिल के नाम से जाना जाता है। और C4 कार्बन स्थितिकरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थितिकरण प्रथम 4 कार्बन यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA होता है, ठीक है। और प्राथमिक स्वीकारकर्ता जो होता है वो फास्फो इनाइल पायरुविक अम्ल होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला स्वीकारकर्ता कौन सा होता है तो फास्फो इनाइल पायरुविक अम्ल होता है। अगर पूछ लिया जाए पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसे OAA कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किस जगह पे कौन सी अभिक्रिया होती है? तो पहला दिया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है और न्यूक्लियस में ही DNA का संश्लेषण होता है, यानी सिंथेसिस, DNA सिंथेसिस। 1 का 4 हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। ऑप्शन 3 से मैच हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन 2 से मैच होगा। और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नाभिक में DNA संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस और राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम है, ठीक है। अगला, पर्णहरित ए में कौन सा पायरोल चक्र स्थित होता है? पर्णहरित ए में कौन सा पायरोल चक्र स्थित होता है तो इसमें Mg पाया जाता है। क्या पाया जाता है? Mg, यानी मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित ए में मैग्नीशियम पायरोल चक्र जो है वो स्थित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से मैं आपको शाम तक बायोलॉजी जूलॉजी भी दे दूंगी अगर आप चाहेंगे तो। चाहना कैसे है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जूलॉजी भी चाहिए। कम से कम 10 लोगों का आंसर आना चाहिए। 10 लोग तो बोले ही एटलीस्ट कि मुझे जूलॉजी भी चाहिए। उसके अलावा आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ठीक है। जेनेटिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है गुणसूत्रों के प्रकार और उनके विवरण का सही मिलान करिए। पहले में दिया है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम 1 मिनट हो जाइए, हाँ। और इधर साइड दिया है गुणसूत्र बिंदु की स्थिति दिया है, ठीक है। पहला दिया मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक कहाँ होता है तो मेटासेंट्रिक मध्य में होता है। रुकिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। मेटासेंट्रिक कहाँ होता है तो मेटासेंट्रिक होता है मध्य में। मेटासेंट्रिक मध्य में। उसके बाद उप मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक बीच से थोड़ा दूर होता है। कहाँ होता है? बीच से थोड़ा दूर। जैसे मेटासेंट्रिक जो होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे टीलोमियर इधर और बीच में मेटासेंट्रिक, दोनों तरफ टीलोमियर। और उप मेटासेंट्रिक जो होता है बीच में सेंट्रिक, 1 टीलोमियर और 1 टीलोमियर, इसको उप मेटासेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। ये बीच से थोड़ा दूर होता है, यानी कि 1 का 3, 2 का 4। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक जो होता है ये लगभग शीर्ष पे होता है, यानी इस तरह होता है एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक जो होता है ये शीर्ष पर होता है। टीलोसेंट्रिक कहाँ होता है? शीर्ष पर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट यार। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किस पर विचार करना है? पहला दिया है ट्राइफोलियम प्रोटेंस, टिट्रिकम सल्पेटा, गाइसिपियम हिरसुटम, डायनोडॉन डक्टाइलाइन। लिखा है उपयुक्त में से कौन सी स्पीसीज पर बहुगुणित है? कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 3। टिट्रिकम सल्पेटा और गिप्सियम हिरसुटम ये एलोपॉलियाइड है, ठीक है। एलोपॉलीपॉइलाइड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक अन्य गैर वैकल्पिक जीन द्वारा जीन की गतिविधि के दमन को क्या कहा जाता है? तो जीन की गतिविधि के दमन को जो दूसरे गैर जीन के द्वारा दबाया जाए उसी को एपीस्टैटिस कहते हैं। एपीस्टैटिस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एपीस्टैसिस एक प्रकार का जीन इंट्रैक्शन है जिसमें एक गैर विकल्पी जीन द्वारा किसी अन्य जीन की गतिविधि का दमन किया जाता है। इस प्रक्रिया में सामान्य हाइब्रिड क्रॉस रेशियो 9:3:3:1 में परिवर्तन देखा जाता है। प्रभावी एपीस्टैसिस व अप्रभावी इसके 2 प्रमुख उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रभावी एपीस्टैसिस F2 पीढ़ी का परिणाम होता है।
किसका होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 12:3:1 का। ठीक है, F2 का जो परिणाम होता है वो 12:3:1 का होता है, जिसमें जीन ए जो है वो AB लक्षण प्रकट नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य रूपात्मक एक उदाहरण है? कौन सा एनालॉगी का एग्जाम्पल है? एनालॉगी का एग्जाम्पल कौन सा है? तो शकरकंद और आलू, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये एनालॉगी का यानी समरूप का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। शकरकंद और आलू दोनों सामान्य कार्य स्टार्च के रूप में भंडारण करते हैं, यानी स्टार्च का भंडारण करते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्ध गुणसूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्रक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो हेरिडिटी बाइवैलेंट कहलाते हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। ये क्या कहलाएंगे? ये सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे। अर्ध गुणसूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़े होते हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। जातियों की 9 उपजातियां उत्पन्न होती हैं निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप? यानी द न्यू वेरिएशन ऑफ अ स्पीसीज आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ, किसके परिणाम स्वरूप? तो ये माइक्रो इवोल्यूशन यानी सूक्ष्म विकास के बाद जातियों की 9 उपजातियां जो है उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों की सबसे बड़ी संख्या बताई गई। गुणसूत्रों की सबसे बड़ी संख्या किसमें बताई गई? तो ओफियोलॉगसम रेटिकुलम में बताई गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओफियोलॉगसम रेटिकुलम में गुणसूत्रों की सबसे बड़ी संख्या बताई गई। इसको स्टार मार्क करिएगा। इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 1260, जो 630 जोड़ी और टोटल जो है 1260 गुणसूत्र होते हैं। सामान्यतः इसे एंडर टंग फर्न के नाम से भी जाना जाता है। ओफियोग्लोसम रेटिकुलम दिया हो या फिर एंडर टंग फर्न दिया हो और पूछा हो किसमें गुणसूत्र सबसे अधिक होते हैं, तो इसी में होते हैं। कितने? 1260। और अगर पेयर में पूछे तो 603। या क्या है? तो यह एक टेरिडोफाइटा है। अगला, ह्यूगो डी ब्रिज ने सबसे पहले उत्परिवर्तन देखा। ह्यूगो डी ब्रिज ने सबसे पहले उत्परिवर्तन किसमें देखा? तो ओएनोथेरा लैमार्कियाना में देखा। ठीक है, किसमें देखा? ओएनोथेरा लैमार्कियाना में देखा, जिसे इवनिंग प्राइमरोज के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे जिसमें ह्यूगो डी ब्रिज को प्रसिद्ध बना दिया कौन सा था? इवनिंग रोज या फिर वाइनोथेरा लैमार्कियाना। इसी को इवनिंग रोज भी कहते हैं, इवनिंग प्राइम रोज कहते हैं। रेप्रेस जीन का उदाहरण है। रेप्रेस जीन का उदाहरण क्या है? तो रेप्रेस जीन का उदाहरण रेगुलेटर जीन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेप्रेस जीन का उदाहरण क्या है? रेगुलेटर जीन है। ठीक है, रेप्रेस जीन एक डीएनए या आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन है जो ऑपरेटर या संबंधित समापन कोडॉन से जुड़कर एक या एक से अधिक जीन की अभिव्यक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक पिरामिड के स्थान पर दूसरे पिरामिडीन द्वारा प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है? मतलब एक पिरामिडीन के स्थान पर दूसरे पिरामिडीन द्वारा प्रतिस्थापित करना क्या कहलाएगा? तो ये ट्रांजिशन कहलाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन कहलाएगा। अगला, कैरियोटाइप संदर्भित करता है। कैरियोटाइप किसे संदर्भित करता है? तो एक गुणसूत्र सेट की फिनोटाइप उपस्थिति को कैरियोटाइप संदर्भित करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाबल परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे दिया नहीं है। अब यहीं पे जो है 14 क्वेश्चन हो गए, तो बाबल परिकल्पना अगर क्वेश्चन देख लिया तो बता ही देते हैं। ये दिया गया है FHC क्रिक के द्वारा। FHC क्रिक के द्वारा 1966 में बाबल परिकल्पना दी गई थी। ठीक है, बाबल परिकल्पना है क्या? तो एक कोडान में तीसरे न्यूक्लियोटाइड को संदर्भित करती है। बाबल की परिकल्पना बताती है कि एक अमीनो एसिड एक से अधिक कोडान को कोड कर सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। यही एक टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स, और एक और है शायद इन्वायरमेंटल बॉटनी। ये 3 टॉपिक आपका रह गया जिसको कवर नहीं कराया गया। बाकी लगभग 22 टॉपिक में से 3 टॉपिक रह गया है, तो 19 टॉपिक आपका कवर करवा दिया गया है। ठीक है, आप चाहें तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसको अगले एग्जाम या अपने छोटे भाई बहनों को शेयर कर सकते हैं, या अगले एग्जाम के लिए या खुद जानकारी के लिए उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन है, पादपों में ग्लाइकोसिलेट चक्र का रूपांतरण होता है। पादपों में ग्लाइकोसिलेट चक्र का रूपांतरण कहाँ होता है? तो वसा का कार्बोहाइड्रेट में, फैट टू कार्बोहाइड्रेट। पादप में ग्लाइकोसिलेट चक्र का वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला, विरुद्ध गूदेदार पादप जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रात्रि के समय ग्रहण की जाती है तथा दिन के समय उपयोग करने के लिए मैलिक अम्ल के रूप में संग्रहित की जाती है, क्या कहलाते हैं? तो कैम पादप, CAM प्लांट कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंप पौधे रात में क्या उत्पन्न करते हैं? तो कैंप पौधे रात में मैलिक एसिड उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब। क्रूसीलेशियन पौधे में स्टोमेटा किसके संचयन के कारण होता है? तो यह मैलिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। CAM यानी कैम प्लांट के वातरंध्र यानी स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट, स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट जो होते हैं ये रात को खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं और इसमें मैलिक एसिड का सिक्रेशन होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने की सही उपयुक्त शब्द क्या है? यानी जल जो है वो ऊपर जा रहा है तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो उसे असेंड ऑफ सैप्स कहेंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने को असेंड ऑफ सैप के नाम से, रस का आरोहण के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुड़ना क्या कहलाएगा? तो ये एपिनेस्टिस कहलाएगा। ऑप्शन सी अधोकुंचन कहलाएगा। अधोकुंचन पौधे के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुड़ना होता है। टाइम इतना नहीं है कि एक एक को एक्सप्लेन करा जाए, कल हमारा एग्जाम है इसलिए फटाफट इसको करा के कंप्लीट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से क्रेंज शारीरिक यानी क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रेंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है? तो C4 प्लांट्स में पाई जाती है। LT ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्रेंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है? C4 प्लांट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्रेंज शारीरिक संरचना किसमें पाई जाती है? तो C4 में पाई जाती है। इसमें से C4 है कौन सा? तो इसमें से C4 जो है वो गन्ना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यानी 4 कथन दिए हैं, एक सत्य है। पत्ती की क्रेंज आंतरिक संरचना C4 में पाई जाती है, यही बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन ए सही है। हम लोगों ने देखा था क्रेंज फिजियोलॉजी जो है ये C4 में पाई जाती है। C4 प्लांट जैसे गन्ना वगैरह हो गया। अगला टॉपिक हमारा बायोकेमिस्ट्री से है। बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेब्रेलिन्स का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जेब्रेलिन्स इसको कल ही टॉपिक कवर कराया गया था। एक जिब्रेला नाम का कवक था जिसके नाम पर जेब्रेलिन्स का नाम रखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। C3 व C4 पादपों में प्रमुख कार्बोक्सिलिक एंजाइम कौन सा है? तो C3 में रुबिस्को पाया जाता है और C4 में PEP पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादप में ऑक्सिन का प्रभाव नहीं है? किसमें ऑक्सिन का प्रभाव नहीं है? तो पार्थेनोकॉपी इसमें कैम्बियम वृद्धि पर अवरोध। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैम्बियम वृद्धि के अवरोध पर ऑक्सिन का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल के जल विभव तथा परासरण विभव होते हैं, ये जो दोनों ही जीरो होते हैं। शुद्ध जल का पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल दोनों ही जीरो होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ABA एब्सेसिक अम्ल के लिए सत्य क्या है? एब्सेसिक अम्ल या प्राकृतिक वृद्धि निरोधक हार्मोन्स है या पौधे का एक गैसीय हार्मोन्स है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक, या प्राकृतिक वृद्धि निरोधक हार्मोन्स है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन, यहीं पे क्वेश्चन था, एरेसी के घनकंद में एक प्रकार का कटु स्वाद होता है, उसमें क्या पाया जाता है? यानी एरेसी जैसे आप लोगों ने चुकरकंद और अरवी वगैरह खाया होगा, उसमें एक कटु स्वाद होता है, किस लिए? तो उसमें ऑक्सलेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं जो हमारे गले में जाकर चुभते हैं और वो हमें थोड़ा सा कटु लगता है। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सूक्ष्म पोषक जाना जाता है? कौन सा सूक्ष्म पोषक यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है? तो क्लोरीन और मॉलिब्डेनम ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके साथ साथ कॉपर, बोरान, जिंक, मैग्नीज ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। अगला, स्ट्रेस हार्मोन्स कौन सा है? तो एब्सेसिक अम्ल को स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। ये रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए जिम्मेदार होता है। ये वृद्धि निरोधक हार्मोन्स होता है। अगला, अधिकांश शाकीय पौधा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थितीकरण किसकी अभिक्रिया से होता है? अधिकांश शाकीय पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थितीकरण किसकी अभिक्रिया से होगा? ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको मैंने कल के वीडियो में कराया था। अगर आप में से किसी को इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से है। अब हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे।
ये टॉपिक हमारा छूट गया था, ठीक है। ये जब एक चट्टानी क्षेत्र में वानस्पतिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम उगना प्रारंभ करता है? पहले क्या उगता है? तो पहले जो उगता है वो लाइकेन होता है। जब हम लोग लाइकेन टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था लाइकेन एल्गी और फंगस का सहजीवी संबंध होता है और सबसे पहले यही उगता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी आक्रांता प्रजाति है? तो विदेशी आक्रांता प्रजाति जो है वो लैंटारा कैमरा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि विदेशी आक्रांता प्रजाति कौन सी है, तो लैंटारा कैमरा। ये अमेरिका के उष्णकटिबंधीय के बर्वेनेसी कुल का सदस्य है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर? कौन सा जो है मृदा प्रोफाइल, देखिए मृदा प्रोफाइल जो होता है इसके 4 भाग होते हैं। ऑक्सीजन, ये जो होता है अपघटित कार्बनिक पदार्थ है। उसके बाद A1 जो कार्बनिक पदार्थ है। A2 ये मानव द्वारा उत्सर्जित होता है। B जो है ये खनिज है और C टूटे हुए खनिज हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि मृदा प्रोफाइल का कौन सा क्षेत्र कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है? तो A जो है ये कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है, A1। और O जो होता है ये अनअपघटित यानी अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है। B मिनरल्स होता है और C जो होता है ये ब्रोकन मिनरल्स यानी टूटे हुए खनिज से समृद्ध होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जैव भार के एक सीधा पिरामिड में शाकाहारी किस स्थान पे आते हैं? जैव भार के सीधा पिरामिड में जो शाकाहारी होते हैं वो दूसरे स्थान पर आते हैं। किस में आते हैं? दूसरे स्थान पर आते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले पे उत्पादक होता है, दूसरे पे शाकाहारी होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पीसीज की व्यापक यानी लाल सूची श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? यानी जो रेड लिस्ट है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये IUCN के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। रेड डाटा लिस्ट IUCN के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लाल आंकड़े संबंधित पुस्तकें संकलित की जाती हैं किसमें? तो ये IUCN के द्वारा तैयार किया जाता है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। इसे रेड डाटा बुक में ऐसे जीवों को सम्मिलित किया जाता है जो विलुप्त हो गए हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी एक क्षेत्र में जीवीय एवं अजीवीय पर्यावरण कारक का एकीकरण निम्नलिखित में से किसे गठित करता है? किसे गठित करेगा? सही जवाब हो जाएगा इकोसिस्टम को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले A.G. टंसले ने 1935 में दिया। इसके अनुसार क्षेत्र के जीवीय व अजीवीय पर्यावरण कारकों का एकीकरण पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो इसको किसने दिया? A.G. टंसले ने। इकोसिस्टम किसने दिया? A.G. टंसले ने। वही क्वेश्चन सेम, इकोसिस्टम किसने दिया? A.G. टंसले ने। भारत में स्थापित पहला जीवमंडल भंडार है यानी बायोस्फीयर रिजर्व पहला कौन सा है भारत का? इसे स्टार मार्क करिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नीलगिरी है। ऑप्शन सी सही जवाब। ये 1986 में स्थापित हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आपके लिए जो क्वेश्चन है ये नीलगिरी कहाँ पर है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा। बहुत से उष्णकटिबंधीय वनों में एक की स्टोन प्रजाति होती है, कौन सी होती है? तो फाइलस होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। फिग ट्री या फाइगस एक महत्वपूर्ण की स्टोन प्रजाति है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफेरा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या है? राइजोफेरा। अगला टॉपिक हमारा है प्लांट फिजियोलॉजी से। प्लांट फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में हरित रोग का कारण क्या है? तो पौधे में जो हरित रोग होता है वो किसके कारण होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी के कारण पौधे में हरित रोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे में पर्णहीनता किसकी कमी से होता है? तो ये मैग्नीशियम आयरन और जिंक की अनुपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मैग्नीशियम आयरन और जिंक की उपस्थिति के कारण पौधे में क्लोरोसिस होता है। अगला, क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है। क्लोरोसिस की प्रक्रिया किसमें प्रदर्शित होती है? लोहा तथा मैग्नीशियम और इसके साथ साथ जिंक के अभाव के कारण क्लोरोसिस की जो प्रक्रिया है वो प्रदर्शित होती है।
अगला, क्लोरोसिस से क्या अभिप्राय है? तो इसमें प्रोटीन का ह्रास, वसा का ह्रास, परहाड़ित का ह्रास, इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब मैंने आपसे पहले भी पूछा था बुक में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए दिया है, प्रोटीन का ह्रास। लेकिन मुझे लगता है इसका सही जवाब लॉस ऑफ क्लोरोफिल होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, कॉर्ड मोज़ेक, ये विषाणु जनित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गेहूं में यानी रस्ट ऑफ येलो रस्ट ऑफ व्हीट, येलो रस्ट ऑफ व्हीट किसके कारण होता है? तो येलो रस्ट ऑफ व्हीट जो है ये पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसके कारण होता है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है? तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेशन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, अपस्थानिक पादप बीमारी का क्या उदाहरण है? यानी एंडेमिक प्लांट डिजीज़ कौन सा है? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये एंडेमिक प्लांट डिजीज़ है और ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंसन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंसन किसके कारण, इसके कारण क्या होता है? तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे इसके क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुवांशिकी अभियंत्रिकी के क्वेश्चन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यानी कि 3 गलत हैं, 1 सही है। पहला दिया केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान शिमला, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था शिमला में नहीं है, इसे सीरी के नाम से जाना जाता है और यह कटक में स्थित है। कहाँ है? कटक में। दूसरा दिया है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कटक, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कटक में नहीं है, कटक में सीरी है, यानी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। औषधि वाला जो है और वनस्पति दोनों लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ये दोनों लखनऊ में है। चौथा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, ये बिल्कुल सही है, चौथा वाला बिल्कुल सही है। विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से एक एक चीज़ मैंने पहले के वीडियो में बताया है आपको, आप जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन, गोल्डन राइस के लिए सही है, गोल्डन राइस के लिए क्या सही है? तो गोल्डन राइस के लिए बीटा कैरोटीन युक्त चावल है, बिल्कुल। इसका रंग पीला होता है, बिल्कुल। या एक जीएम क्रॉप है, बिल्कुल सही बात है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है। तो ऑल ऑफ अबव इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिकी रूपांतरित किस्मों को बृहद स्तर पर उगाया जाता है? किसको? तो कपास और सोयाबीन को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कपास और सोयाबीन को अधिकतर मतलब बड़े पैमाने पे उगाया जाता है। हीरोडीन किस ट्रांसजेनिक पौधे से प्राप्त होता है? तो हीरोडीन जो है वो ब्रेसिका नेपस से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रेसिका नेपस के बीजों का उपयोग करके रिकॉम्बिनेंट हीरोडीन के उत्पादन में किया जाता है, ठीक। या थक्का रोधी यानी ब्लड कोआगुलेंट होता है। हीरोडीन एक लीच होता है, लीच उससे भी प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे आणविक जैव विज्ञान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, निम्नलिखित में से कौन रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस खोज से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करिएगा। रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से संबंधित है H.O. स्मिथ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, लगभग 100 बीपी की लंबाई तक डीएनए की तेजी के अनुक्रमण की विधि द्वारा विकसित किया गया। क्या? किसके द्वारा? तो सेंगर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1977 में 100 बीपी की लंबाई तक डीएनए की तेजी से अनुक्रमण की विधि को सेंगर के द्वारा विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है, डीएनए सीक्वेंस की विधि को किसने खोजा? तो डीएनए सीक्वेंस की विधि को सेंगर ने खोजा, इसी को 100 बीपी तक बढ़ाया था इन्होंने। अगला, कृत्रिम एंजाइम राइबोन्यूक्लेज ए सबसे पहले किसने संश्लेषित किया? तो इसको सबसे पहले किसने संश्लेषित किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, B.R. मैरीफील्ड के द्वारा इसको सबसे पहले संश्लेषित किया गया था। प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन सर्वप्रथम किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? तो प्रोटोप्लाज्मिक संलयन यह एक तकनीकी है जिसका उपयोग 2 अलग अलग प्रजातियों के खोजकर्ता से प्राप्त कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट के संलग्न द्वारा एक संकर पौधे को उत्पन्न करने के लिए किया गया। इसको सर्वप्रथम केलकर ने प्रस्तुत किया, बाद में कार्लसन ने इसे जो है विकसित किया। तो दोनों ही ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। केलकर ने इसे प्रस्तुत किया था और कार्लसन ने इसे जो है विकसित किया था, डेवलप किया था। जीन एक उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन तथा एक प्यूरिन का पिरिमिडीन या एक पिरिमिडीन का प्यूरिन में विनिमय क्या कहलाता है? तो ये ट्रांसवर्शन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। प्यूरिन का पिरिमिडीन में और पिरिमिडीन का प्यूरिन में परिवर्तन ट्रांसवर्शन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। एक बिंदु उत्परिवर्तन में प्यूरिन का पिरिमिडीन द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्शन कहलाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है,
न्यूक्लियोसोम बना होता है। न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। प्रोटीन संश्लेषण विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसमें से कौन सा सत्य है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण सी छोर से एन छोर की ओर बढ़ता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के 3 प्रमुख घटक होते हैं। एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम, अमीनो अम्ल, ऊर्जा तथा एंजाइम की आवश्यकता होती है। पहला। दूसरा हो गया सक्रिय अमीनो अम्ल टीआरएनए से संलग्न होता है। और तीसरा घटक है एमआरएनए 5 3 की दिशा में पढ़ा जाता है और प्रोटीन को अमीनो या फिर एन टर्मिनलेज के से कार्बोक्सिलिक या सी टर्मिनल से संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बचा मिसलीनियस मैंने पूरा टॉपिक वाइज एक एक क्वेश्चन करा दिया है, आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये एफर्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कल हम आपको जूलॉजी के क्वेश्चन भी इसी तरह प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, अगर आपका सही फीडबैक रहा तो। थैंक यू।